शीर्क और बच्चों को पेट के दर्द और गैस का मसला तो बहुत आम होता है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड फीडर्स अवेलेबल हैं जो कि एरोफेजी को प्रिवेंट करते हैं और गैस के मसले को कम करते हैं और बच्चे के पेट के दर्द को भी कम कर देते हैं। लेकिन अक्सर वालिदैन को इसका नहीं पता। इस वीडियो में मैं इन्हीं फीडर्स के बारे में बताऊंगा, इनके मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में बताऊंगा और इनके इस्तेमाल का तरीका समझाऊंगा कि किस तरह से ये फीडर काम करते हैं। सबसे पहले वजह समझते हैं, एरोफेजी क्या है, एरोफेजिया क्या है। ये है हवाखोरी। जब बच्चा फीड कर रहा होता है तो निपल आधा दूध से भरा हुआ होता है, आधे के अंदर हवा होती है और वो जब बच्चा पीता है तो उसके पेट में बहुत सारी हवा जमा हो जाती है और ये इस हवा ने वापस निकलना होता है, ये जज़ब नहीं होती मैदे से। और मैदे से जब बाहर की तरफ निकलती है तो ये तेजाब को लेके रिफ्लक्स करती है, मैदे को जब डिस्टेंड करती है तो दर्द पैदा करती है और तेजाब के साथ जब रिफ्लक्स होता है तो तेजाबियत वाला रिफ्लक्स गजा की नाली में जलन पैदा करता है, दर्द पैदा करता है, गला खराब करता है, नमूनिया पैदा करता है, सीने की घुटन पैदा करता है और इसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का नाम दिया जाता है। तो अगर बच्चा हवाखोरी नहीं करेगा, फीडर का मैकेनिज्म इस तरह का होगा कि हवाखोरी नहीं करेगा, तो उसके साथ ये कॉलिक का मसला और रिफ्लक्स का मसला भी कम हो जाएगा और बच्चा ज्यादा काम रहेगा, रोना धोना उसका कम हो जाएगा। इसमें वेंट मैकेनिज्म होता है, एयर वेंट होता है जो कि फीडर के अंदर नेगेटिव प्रेशर नहीं बनने देता। निप्पल के अंदर पूरी तरह दूध भरा होना चाहिए जब बच्चा फीड कर रहा हो और फीडर के अंदर नेगेटिव प्रेशर जब नहीं होगा तो फिर बच्चा हवा नहीं खाएगा, बल्कि दूध का फ्लो बहुत अच्छा होगा बच्चे की तरफ, बच्चे के मुंह की तरफ, और बच्चा दूध को सिर्फ पिएगा और उसके साथ बच्चे को बार बार डकार भी नहीं आएंगे। अक्सर वालिदैन कंप्लेन करते हैं ना, डॉक्टर साहब बच्चे को बार बार डकार आते हैं और जब एक दो दफा डकार लेके लेटा दें फिर भी उसके बावजूद दूध गिरा देता है। तो ये क्यों? ये एरोफेजी की वजह से होता है, जब बच्चा बहुत ज्यादा हवाखोरी कर रहा होता है। तो ये एयर वेंट मैकेनिज्म फीडर के अंदर नेगेटिव प्रेशर नहीं बनने देता। इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव से लेके बिल्कुल चीप भी अवेलेबल हैं। इसके निपल के अंदर एयर वेंट भी हो सकता है या बॉटल के ढक्कन के अंदर एयर वेंट हो सकता है या बॉटल के बॉटम में एयर वेंट हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये होती है कि बहुत एक्सपेंसिव फीडर ना लें, कोई रूटीन वाला फीडर लें और फीडर को हर 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते मैक्सिमम पे तब्दील करें, क्योंकि फीडर डीनेचर हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके अंदर मैल जम जाती है, जरासीम जम जाते हैं। उन जरासीम को से रिड यानी उनसे जान छुड़ाना बहुत जरूरी हो जाता है 3 से 4 हफ्ते बाद। अब इसमें स्पेशलाइज निपल होते हैं जो कि बहुत अच्छे मटेरियल सिलिकॉन के बने हुए होते हैं और बाज निपल्स के अंदर एयर वेंट मैकेनिज्म होता है और बाज में मैंने बताया जैसे कि बॉटल के ढक्कन के अंदर या बॉटम के अंदर एयर वेंट मैकेनिज्म होता है। इसमें सबसे अच्छा और सबसे मेरा पसंदीदा जाती तौर पे वो है जो कि कर्व्ड फीडर्स हैं। ये 38 डिग्री कर्व्ड होते हैं ऊपर की तरफ फीडर्स। इनको इस तरह से ऊपर की तरफ कर्व करके पकड़ा जाता है और दे आर मोर कंफर्टेबल टू फीडिंग द बेबीज। और इसके अंदर निप्पल के अंदर दूध हर वक्त भरा रहता है और अंदर नेगेटिव प्रेशर भी नहीं बनता और उसके साथ कॉलिक और रिफ्लक्स का मसला नहीं होता। और कुछ और डिजाइन भी हैं जो कि बॉटम में जिनके ऐसा वन वे वेल्व होता है जिनके अंदर से दूध तो बाहर लीक नहीं होता, लेकिन जब उल्टा करके पकड़ा जाता है तो उसमें हवा जो है अंदर आती है और फीडर के अंदर नेगेटिव एयर प्रेशर नहीं बनने देती। तो दूसरे नंबर पे या लास्टली जो है वो अगर कहूँ तो निप्पल के अंदर हर वक्त दूध भरा होना चाहिए। निप्पल के अंदर अगर आधा दूध और आधी हवा है तो फिर बच्चा एरोफेजी बहुत ज्यादा करेगा और उसको उतना ज्यादा तकलीफ होगी, दर्द होगी। निप्पल के अंदर सिर्फ दूध होना चाहिए, बच्चा जब निप्पल को प्रेस करे तो उसके अंदर से दूध ही निकलना चाहिए, हवा नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह से बच्चा बबल्स ऑफ मिल्क नहीं इंजेस्ट करेगा तो वो स्टमक को डिस्टेंड नहीं होगा, स्टमक को डिस्टेंड नहीं होगा तो दर्द भी नहीं होगा और गैस का मसला भी नहीं होगा और रिगर्ज का मसला भी नहीं होगा। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिश, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। अस्सलाम।